नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि ताकतवर जनरल्स के ताज़ा तरीन और आला तरीन सतह के इजलास में क्या हुआ। GHQ ने अब क्या दो हंगामी फैसले किए हैं। निगरान हुकूमत के मुतल्लिक किस नोयत की बड़ी खबर आई है। मरियम नवाज की एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर क्यों वायरल है और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के एक दोस्त ने किस किस्म के 3 बड़े इंकशाफात कर दिए हैं और आपको 2 हैरानकुन वीडियोस भी दिखाएंगे। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम खबर से आगाह करते हैं। ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है और इसी खबर से जुड़ी एक नई वीडियो भी अब सामने आ गई है। ये खबर GHQ के आज की तारीख में होने वाले आला तरीन इजलास के मुतल्लिक है। इस इजलास की एक वीडियो अब बाज़ाब्ता तौर पर सामने आ चुकी है और ये जो इजलास था ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से भी ज्यादा अहम इजलास था और यही वजह है कि अब इस इजलास से जुड़ी जो खबर आई है वो मीडिया की सबसे बड़ी खबर बन चुकी है। अब इस पूरी सिचुएशन में GHQ के 2 बड़े फैसले सामने आए हैं। इनमें से एक फैसले का ताल्लुक इमरान खान साहब से है और इमरान खान साहब की सियासत से है, जबकि GHQ के दूसरे फैसले का ताल्लुक अगले इलेक्शन और अगले इलेक्शन की तारीख से है। इन दोनों फैसलों के मुतल्लिक भी आपको बताते हैं और आपको 2 तहलका खेज वीडियोस भी दिखाते हैं और ये वीडियोस ऐसी हैं जिनसे आपको पता चलेगा कि असल में पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। और इस वीडियो के बाद आपको बताएंगे कि GHQ ने क्या 2 बड़े फैसले किए हैं और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के एक दोस्त ने क्या सबसे हसास नोयत का और सबसे बड़ा इंकशाफ कर दिया है। पहले आप ये ऑडियो सुनिए और इन ऑडियोस के जो 5 हिस्से हैं वो आपने गौर से सुनने हैं ताकि आपको ये पूरी अंदरूनी कहानी समझ आ सके। पहले आप ये ऑडियो सुनिए। बेल ना मिले तो मेरा तो ये जो मुकदमा है ये जनरल फैज साहब का बनाया हुआ है, उन्हीं का चलाया हुआ है। ये सजा भी उन्हीं के ईमा पर उन्हीं की कोशिशों से दी गई है, इसलिए मेरा ये मुकदमा बिल्कुल स्टैंड नहीं करता। और मैंने अपनी दरखास्त में ये भी लिखा है कि कुछ जो पनामा बेंच के जजेस थे कि इस एक लफ्ज की वजह से आपकी पूरी की पूरी 22 साल जिद्दोजहद, आपकी पूरी की पूरी जमात धड़म से जमीन पे आ गिरी है और आपका जो जमात का सिर्फ न्यूट्रल के लफ्ज से आपकी जमात का शिराजा बिखर गया है। मैं इसकी ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, मगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात के हवाले से मैं ये जरूर वाज़ेह कर दूं कि मोहम्मद जुबैर साहब ने 2 मरतबा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात की। एक दफा अगस्त के आखिरी हफ्ते में और दूसरी मरतबा 7 सितंबर को उनकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात हुई, जिसमें DGI भी मौजूद थे और दोनों मुलाकातें उनकी दरख्वास्त पर ही हुई और दोनों मुलाकातों में उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा के हवाले से ही बातचीत की। इन मुलाकातों में जो भी बातचीत हुई, आर्मी चीफ ने उन पे वाज़ेह कर दिया कि जो भी इनके लीगल मसाइल हैं वो पाकिस्तान की अदालतों में हल होंगे और जो सियासी मसाइल हैं उनका हल पार्लियामेंट में होगा। इन मामलात से फौज को दूर रखा जाए। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज एंड डॉलर्स जो है हमने पिछले 58 साल के दिफाई बजट पे खर्च किए और दास्तान क्या है? 48, 65, 71, 84 और 99। कोई आजाद कमीशन जो है इस मुल्क के नुमाइंदों का अगर बैठा दें और इन 5 जंगों की इंक्वायरी करवाएं तो किसी भी शख्स में एक रत्ती भर भी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होगा तो उसका सर जो है झुक जाएगा। लेकिन आज भी ये पूरी इंप्यूनिटी के साथ अपना सीना चौड़ा करके डिफेंस बजट को क्लेम कर रहे हैं और मांग रहे हैं कौम से। कौम की हड्डियों से गोश्त तक जो है इन्होंने निचोड़ लिया है और उतार लिया है। कौम एब्जेक्ट पॉवर्टी में रह रही है, कौम जाहिल है, मुफलिस है, गरीब है, पानी का पीने का पानी नहीं मिलता,
अगर पीती है तो उसको गैस्ट्रोएंटाइटिस होता है, उसको हाइपेटाइटिस ए और बी और सी होता है। आज इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वक्त है आपके लिए। आप पाकिस्तान की वो पार्टी है जो कि आज वाहिद पाकिस्तान की फेडरल पार्टी रह गए। बाकी दो पार्टीज रह गई हैं, इंटीरियर सिंध की और एक रह गई सेंट्रल पंजाब की। आप वो पार्टी है जो कि सारे पाकिस्तान की पार्टी है। आपकी पार्टी मुल्क को इकट्ठा रख सकती है। ये वो पार्टी है, सिर्फ दो फोर्सेस इस वक्त, ये जो दुश्मन जो चाहते हैं कि कमजोर हो, एक वो चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ कमजोर हो जिसलिए ये साजिश थी, दूसरी वो चाहते हैं पाकिस्तानी फौज कमजोर हो। और वो जो फोर्सेस है जो हम दोनों के अगेंस्ट थी, वो आज बड़े खुश हैं कि ये शहबाज शरीफ आ गया। जिम्मेदारी है, ये जो अगला फेज है इसमें हमने आजादी तहरीक पे पूरा जोर लगाना है। मैं इंशाल्लाह चंद दिनों में डेट देने लगा हूं। हम सिर्फ अपने वकला से कंफर्म कर रहे हैं कि हम एक कानून के अंदर रहते हुए उनसे परमिशन मांग रहे हैं। जैसे हमें ये परमिशन मिलती है, और ये ज्यादा देर नहीं है, मैं आपको अभी कॉल दूंगा। बहुत बड़ा इस मुल्क की तारीख का इंशाल्लाह सबसे बड़ा हम एक एहतजाजी प्रोटेस्ट करेंगे। ये हमारा राइट है। ये मैं इस वक्त नाम तो नहीं लेना चाहता हूं, मगर आप खुद समझ जाएंगे। मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड देना चाहता हूं कि हमने जब ये हालात खराब होना शुरू हुए तो हमारी एक टीम लेड बाय जनरल अली कुली, सपोर्टेड बाय वाइस एडमिरल तस्लीम एस.जे. बार एंड एयर मार्शल मसूद, हमने एक मीटिंग की जनरल बाजवा के साथ। और उस मीटिंग में जनरल बाजवा ने बड़ा क्लियरली ये वादा किया कि इस मुल्क के हालात को ठीक करने के लिए 90 दिन के अंदर अंदर वो इलेक्शन करवा देंगे। आज हमारा सवाल उनसे ये है कि उनका वो वादा जो है वो किधर गया। जी, आपने ये ऑडियो सुनी और अब आपको बताते हैं कि GHQ में आला तरीन सतह के फौजी इजलास में क्या दो बड़े फैसले हुए, क्योंकि अब इस इजलास की एक वीडियो भी सामने आ गई है। और जो ऑडियोज हमने आपको सुनवाई, जिसमें ख्वाजा आसिफ और मरियम नवाज किस तरह से फौज को तनकीद का निशाना बना रहे थे, उस पूरी सूरत हाल में GHQ के जो ताज़ा तरीन फैसले हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। और जब इस इजलास के मुतल्लिक वीडियो सामने आई तो ऐन उसी वक्त इमरान खान साहब ने आला तरीन अस्करी इजलास के मुतल्लिक सबसे बड़ा इंकशाफ कर दिया और सबसे अहम नोयत का राज भी खोल दिया। और ये एक ऐसा इजलास है जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा शरीक होते हैं। इसी इजलास में DG ISI जनरल नदीम अंजुम भी शरीक होते हैं। इस इजलास में तमाम सर्विसेज चीफ भी मौजूद होते हैं। इसके साथ साथ चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी भी इस इजलास में शरीक होते हैं, यानी पूरी अस्करी क़यादत इस इजलास में मौजूद होती है। अब खान साहब ने इसी आला तरीन सतह का जो फौजी इजलास है इसके मुतल्लिक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया है और पहली मर्तबा एक बहुत बड़ा राज अपनी हुकूमत के खात्मे के हवाले से खोल दिया है। और खान साहब ने कहा कि ये जो आला तरीन सतह का फौजी इजलास है, मैंने इस इजलास में भी अमरीकी मरासला रखा था और न्यूट्रल्स ने, ये खान साहब के अल्फाज थे कि न्यूट्रल्स ने अमरीका की पाकिस्तान में खुली मदाखलत को कबूल कर लिया, तस्लीम कर लिया कि एक नाकाबिले कबूल मदाखलत अमरीका की जानिब से पाकिस्तान में की जा रही है, लेकिन इन न्यूट्रल्स को इस साजिश को रोकने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए था, क्योंकि ये मुल्की दिफा के जिम्मेदार हैं। लेकिन इन न्यूट्रल्स ने ये साजिश नहीं रोकी। ये इमरान खान साहब के अल्फाज थे। लेकिन यहां आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दोस्त ने सबसे बड़े 3 इंकशाफात कर दिए। ये ऐसे इंकशाफात थे जिनमें से एक इंकशाफ उस रात के मुतल्लिक भी था जब ये खबर फैली कि इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा को बरतरफ कर दिया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को उनके ओहदे से हटा दिया है और फिर आधी रात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी खुली। अब उस रात के मुतल्लिक
जनरल बाजवा के इस करीबी दोस्त ने इंकशाफात किए हैं, और ये इंकशाफात इस शख्सियत ने उस वक्त किए जब अचानक एक सहाफ़ी ने 3 सवालात कर लिए इस शख्सियत से। अब पहला सवाल ये किया गया कि जब जनरल बाजवा की बरतरफी की खबर फैली और इमरान खान साहब की वज़ीर-ए-आज़म हाउस में आखिरी रात थी, तो उस वक्त असल में क्या हुआ था, और इमरान खान साहब उस रात को 9 बजे तक इतने पुरएतमाद क्यों थे। यानी इमरान खान साहब, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि आज ही तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग करवाई जाए, दूसरी जानिब खान साहब 9 बजे तक प्राइम मिनिस्टर हाउस में मौजूद थे। तो उनके एतमाद की असल वजह क्या थी, और क्या उस वक्त वाकई ही किसी और को आर्मी चीफ लगाने का फैसला कर लिया गया था। अब इस पर जनरल बाजवा की इस करीबी शख्सियत ने एक बहुत बड़ा और धमाका खेज इंकशाफ कर दिया, और इस शख्सियत ने इंकशाफ ये किया कि असल में इमरान खान साहब के एतमाद को ठेस पहुंचाई गई। खान साहब को यकीन था कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होगी, और जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो इस साजिश के जरिए आने वाली तहरीक अदम एतमाद को रोकते, उन्होंने साजिश नहीं रोकी, जिसकी वजह से खान साहब का एतमाद टूट गया। लेकिन उस रात को क्या हुआ था, यानी उस रात जब खान साहब वज़ीर-ए-आज़म हाउस में 9 बजे तक मौजूद रहे, तो इस हवाले से इस शख्सियत का कहना था कि खान साहब के सीने में 2 बहुत बड़े राज दफन हैं, जो वो आने वाले वक्त में एक मुनासिब टाइम के ऊपर आवाम के सामने लेके आएंगे। लेकिन दूसरा बहुत बड़ा इंकशाफ एक पुरअसरार शख्स के मुतल्लिक था, और वो सवाल ये था कि असल में हमें ये बताएं कि वो कौन सा मिस्टीरियस करैक्टर था, वो कौन सा पुरअसरार शख्स था जिसने MQM और बलोचिस्तान अवामी पार्टी को ये पैगाम दिया कि इमरान खान को छोड़ दो और इस इम्पोर्टेड हुकूमत में शामिल हो जाओ। ये बहुत पेचीदा सवाल था, बहुत ट्रिकी किस्म का क्वेश्चन था, क्योंकि ये जो दोनों जमातें हैं, MQM और बलोचिस्तान अवामी पार्टी, ये दोनों जमातें इस्टेब्लिशमेंट की सियासत करती हैं। अब जब उनसे सवाल किया गया, तो इस शख्सियत ने जवाब दिया कि जिस दिन MQM ने अपना फैसला सुनाया और जिस दिन बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 4 अरकान ने कहा कि हम इमरान खान को छोड़ रहे हैं, उस दिन हमें पता चल गया था कि अब हुकूमत नहीं बच सकती, क्योंकि हम सबको पता है कि ये दोनों जमातें इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर चलती हैं। लेकिन जो तीसरा सवाल था, वो एक बहुत अहम नौयत के डॉक्यूमेंट के मुतल्लिक था, एक बहुत अहम नौयत की दस्तावेज के मुतल्लिक था, और ये भी एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था। और पूछा यह गया इस सवाल में इस शख्सियत से कि आखिर खान साहब ने ऐसा क्या किया था जिस पर अमेरिका नाराज हो गया, और फिर अमेरिका ने खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की साजिश की। तो इस पर इस शख्सियत का कहना था कि असल में जो खान साहब ने फजाई अड्डे देने से इनकार किया अमेरिका को, और दूसरा जो रूस का दौरा किया, जिसके मुतल्लिक ये तासुर बनाया गया कि खान साहब ने अकेले रूस का दौरा करने का फैसला किया था, ये मामला अमेरिका को बहुत खटका, और इसकी वजह से अमेरिका ने खान साहब की हुकूमत की गिराने की साजिश की। लेकिन इसके बाद इसी शख्सियत ने बहुत अहम नौयत का बड़ा इंकशाफ भी कर दिया, और इस शख्सियत का कहना था कि मैं इस्टेब्लिशमेंट का बहुत खास आदमी हूं, मेरे लिए सबसे मुश्किल काम इमरान खान के साथ खड़ा होना है, लेकिन उसके बावजूद मैं इमरान खान के साथ खड़ा रहूंगा। और 30 जून को नए इलेक्शन के हवाले से एक बड़ी खबर भी आ सकती है, लेकिन इसी मौके पर फौज के आला तरीन इजलास के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम नौयत की खबर आ गई, क्योंकि एक तरफ ये इजलास हुआ, इस इजलास की वीडियो आई, और दूसरी जानिब खान साहब ने एक बहुत खतरनाक नौयत का, बहुत हसास नौयत का बड़ा ऐलान कर दिया। और ये एक ऐसा ऐलान था जिससे रोकने के लिए खान साहब को 2 हंगामी पैगामात भी भिजवाए गए थे। ये पैगामात मुक्तदर हलकों की जानिब से भिजवाए गए थे, यानी ताकतवर हलकों की जानिब से भिजवाए गए थे, लेकिन खान साहब ने इन पैगामात को नज़रअंदाज कर दिया और ये ऐलान कर दिया, यानी वो ऐलान जिससे रोकने के लिए खान साहब को बहुत ज़्यादा इसरार किया जा रहा था और पैगामात भिजवाए जा रहे थे। और खान साहब ने अब ये ऐलान किया है कि वो चंद दिन के अंदर दूसरे लॉन्ग मार्च की कॉल देने वाले हैं, दूसरा धरना होने वाला है, दूसरा लॉन्ग मार्च होने वाला है।
لیکن یہیں پر شہباز شریف کو ایک بہت بڑا سیاسی تھپڑ بھی لگ گیا اور ایک ایسی خبر آ گئی جو شہباز شریف کے لیے تباہ کن ثابت ہوئی، اور وہ خبر یہ تھی کہ اقتصادی سروے کے مطابق معاشی ترقی کا جو ہدف تھا وہ خان صاحب کے آخری سال میں 4.8% رکھا گیا تھا، لیکن شہباز شریف کی حکومت کے آنے کے بعد جو اقتصادی سروے آیا ہے اب اس میں بتایا گیا ہے کہ خان صاحب کی حکومت نے 4.8% کے بجائے 6% گروتھ ریٹ حاصل کر لیا، جبکہ شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے کے بعد جو اگلا سال ہے اس میں معاشی گروتھ 4% رہے گی۔ یعنی اب ثابت ہو گیا کہ خان صاحب کی حکومت کا مسئلہ معیشت نہیں تھی، خان صاحب کی حکومت میں گروتھ ریٹ 6% تھا، لیکن اب وہی گروتھ ریٹ کم ہو کر 4% رہے گا۔ لیکن اسی موقع پر اعلیٰ ترین فوجی اجلاس کے متعلق ایک خبر آئی، اس کی ویڈیو بھی آئی، اور یہ ایک ایسا اجلاس ہے جو کور کمانڈرز کانفرنس سے بھی زیادہ اہم اجلاس ہے، کیونکہ جو کور کمانڈرز کا جو اجلاس ہوتا ہے، کور کمانڈرز کانفرنس جو ہوتی ہے، اس میں صرف کور کمانڈرز شریک ہوتے ہیں اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اس اجلاس کو چیئر کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو اجلاس ہوا ہے اس میں نہ صرف کور کمانڈرز شریک تھے بلکہ پرنسپل سٹاف آفیسرز بھی شریک تھے، اور تمام فارمیشن کمانڈرز نے اس اجلاس میں شرکت کی۔ اور اس اجلاس کے متعلق بتایا گیا ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے کہ اس اجلاس کے جو شرکاء تھے ان کو قومی سلامتی کے جو چیلنجز ہیں اور جوابی اقدامات پر بریفنگ دی گئی ہے، اور آرمی چیف نے آپریشنل تیاریوں کا جو اعلیٰ معیار ہے اس کو برقرار رکھنے پر زور دیا، اور آرمی چیف کو کوٹ کر کے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان کا کہنا تھا کہ فوج ملکی سلامتی اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے ہمیشہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرتی رہے گی۔ لیکن یہاں ایک اہم خبر یہ بھی ہے کہ یہ جو ریٹائرڈ جنرلز ہیں جن کی ایک تنظیم نے پریس کانفرنس بھی کی، انہوں نے اب رانا ثناء اللہ کی فوراً برطرفی اور انہیں جیل میں ڈالنے کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری جانب شہباز شریف نے معیشت کو مکمل طور پر دیوالیہ کرنے کے بعد اب خان صاحب سے NRO مانگ لیا ہے، اور خان صاحب سے درخواست کی ہے کہ ایک گرینڈ ڈائلاگ کیا جائے تاکہ کسی طریقے سے وہ حکومت کو آگے چلا سکیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔